चीफ मिनिस्टर सर, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है सबका सब? नाम से ही भड़केंगे ये डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन। नमस्कार, इस समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर नजर। मोदी सरकार 3.0 की तैयारी के बीच दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर भाजपा नेताओं की अहम बैठक। अमित शाह और राजनाथ सिंह भी रहे मौजूद। आगे की रणनीति पर हुआ मंथन। एनडीए की ओर से जल्द पेश होगा सरकार बनाने का दावा। दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक कल। नरेंद्र मोदी को चुना जाएगा नेता। तीसरे कार्यकाल के लिए दुनिया भर के नेताओं से मिल रहे बधाई संदेशों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया आभार। द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की जताई उम्मीद। इंडी गठबंधन ने फिलहाल विपक्ष में बैठने का लिया फैसला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, सही समय पर लेंगे सही फैसला। विपक्ष के नेताओं की भी मेलजोल का सिलसिला जारी। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिलने के बाद सियासी हलचल तेज। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के आवास पर हुई अहम बैठक। एनडीए की बैठक के विषयों के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा। बेंगलुरु में एससी निगम फंड घोटाले को लेकर भाजपा का प्रदर्शन। मंत्री नागेंद्र के इस्तीफे की मांग को लेकर निकाला राजभवन चलो मार्च। राज्य के उप मुख्यमंत्री का बयान, मंत्री आज दे सकते हैं इस्तीफा। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में मतगणना के दौरान हुई हिंसा के खिलाफ भाजपा का विरोध प्रदर्शन। भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने राज्यपाल को पत्र लिखकर टीएमसी सरकार पर लगाया आरोप। राज्यपाल से हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने का किया अनुरोध। और दिल्ली जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट का हिमाचल प्रदेश को 137 क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ने का आदेश। हथनी कुंड बैराज के रास्ते दिल्ली को मिलेगा अतिरिक्त पानी। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को पानी की बर्बादी न होने का दिया निर्देश। और लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद देश नई सरकार का इंतजार कर रहा है। एनडीए को मिले बहुमत के बाद भाजपा के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाने जा रहा है, जिसके बाद देश एक बार फिर से मोदी सरकार की तैयारियां जोरों पर है। वहीं इस बीच दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की अहम बैठक हुई, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह और राजनाथ सिंह की मौजूदगी रही। तो भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर भाजपा की अहम बैठक, जिसमें वरिष्ठ नेता अमित शाह और राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। मोदी सरकार 3.0 की तैयारी। मोदी सरकार 3.0 की तैयारियों के बीच अब कल का दिन बेहद अहम रहने वाला है, जब एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी, जिसमें पीएम मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। कहा जा रहा है कि कल एनडीए संसदीय दल की बैठक के बाद की ही एनडीए की ओर से राष्ट्रपति के पास सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। इस चुनाव में भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी को 240 सीटों पर जीत मिली है। हालांकि वो बहुमत के आंकड़े 272 से दूर है, लेकिन सहयोगी दलों के साथ मिलकर बहुमत के आंकड़े से काफी पार है।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के लिए देश दुनिया से उन्हें बधाई संदेश मिल रहे हैं। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, गुयाना और भूटान समेत कई देशों के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों ने नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राष्ट्राध्यक्षों का आभार जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर की गई एक पोस्ट में शेयर किया कि अपने प्रिय मित्र इमैनुअल मैक्रों की फोन कॉल पाकर बहुत प्रसन्न हूं। उन्हें 2047 के रोड मैप को पूरा करने के लिए मिलकर साथ काम करने की अपनी प्रतिबद्धता से अवगत कराया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी एल्बनीज़ी से की ओर से मिले बधाई संदेश पर उनका आभार जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि अपने प्रिय मित्र एंटनी एल्बनीज़ से बात करके बहुत खुशी हुई। बधाई और हार्दिक शुभकामनाओं के लिए उनका धन्यवाद। भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी, हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की उम्मीद है। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना उन विदेशी नेताओं में शामिल हैं जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेंगी। शेख हसीना कल ढाका से नई दिल्ली के लिए रवाना होंगी। इसमें पहले बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेलीफोन से अपने बांग्लादेशी समकक्ष से बात की थी। और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली स्थित आवास पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के गठन को लेकर भारी गहमागहमी देखी जा रही है। जनता दल यूनाइटेड संसदीय दल की बैठक का शुक्रवार को सुबह 9:30 बजे नीतीश कुमार के आवास पर होगी। और क्या कुछ है खास, बता रहे हमारे संवाददाता राजेश राज। 6A के कामराज लेन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली स्थित घर का ये पता है और इस पते पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी मौजूद हैं दिल्ली में। और यहाँ पर अब से कुछ ही देर पहले जो जनता दल यूनाइटेड के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने नीतीश कुमार से मुलाकात की है और मुलाकात के बाद बाहर निकले और बाहर निकलकर उन्होंने अपनी रणनीतियों का खुलासा तो नहीं किया, लेकिन यह जरूर बताया कि जनता दल यूनाइटेड संसदीय दल की बैठक कल यानी शुक्रवार को सुबह 9:30 बजे होगी। 11 बजे से एनडीए की बैठक है और उस बैठक से पहले जेडीयू संसदीय दल की बैठक जो है वो होगी और उसमें संसदीय दल के नेता का चुनाव किया जाएगा। और ये माना जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड जो है वो एनडीए का एक महत्वपूर्ण साझेदार दल है और कहीं न कहीं आगे की जो रणनीतियां हैं कैबिनेट में शामिल होने को लेकर या फिर अन्य तरह की जो गतिविधियां हैं उसको लेकर नीतीश कुमार के साथ चर्चा हुई है। बैठक के बाद जब जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह बाहर निकले तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि संसदीय दल की बैठक कल है और जो केसी त्यागी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने यूसीसी, जाति जनगणना जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की और कहा कि यूसीसी पर आम सहमति बनाना चाहिए और जाति जनगणना पर बिहार ने रास्ता दिखाया है जिसको कहीं ना कहीं एड्रेस किया जाना चाहिए। जाति जनगणना पर तमाम दल के लोग जो हैं वो सहमत हैं। तो देखना होगा कि जेडीयू कैबिनेट में कितना जगह बना पाती है या आने वाले दिनों में साफ तौर पर पता चलेगा। बहरहाल पार्टी के नेता जो हैं वो मंथन करने में जुटे हुए हैं। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ दिल्ली से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और दिल्ली में एनडीए सरकार के गठन पर जेडीयू नेता ललन सिंह ने कहा कि वो लोग मजबूती के साथ एनडीए के साथ खड़े हैं। उन्होंने आगे कहा कि उनकी कोई भी मांग और शर्त नहीं है। जहां तक मंत्रालय की बात है तो ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। मंत्रालय का और मंत्रिमंडल का गठन प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है। अब आप लोग कोई बात नहीं होगी, कोई बात का जो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है उस पर क्या बात होगी। जेडीयू संसदीय दल की बैठक कल सुबह 9:30 बजे। हम लोग एनडीए के साथ हैं, पूरी मजबूती के साथ हैं और पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ रहेंगे।
और पटना के भाजपा कार्यालय में भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति की समीक्षा बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। समीक्षा बैठक में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने हिस्सा लिया। चुनाव प्रबंधन और केंद्र में बनने वाली सरकार पर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने हमारे संवाददाता धीरज कुमार से विशेष बातचीत की। इस वक्त बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम जानते हैं कि अभी जो बिहार में सियासी हलचल और केंद्र में जो सरकार बनने जा रही है उसके बीच यहाँ क्या क्या चल रहा है। सर, आज तो सबसे पहले मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि चुनाव प्रबंधन समिति की यहाँ बैठक हुई है तो क्या क्या इसमें किन किन पहलुओं पर चर्चा हुई है। देखिए, चुनाव के बाद लगातार 3 महीने तक बिना थके हारे बिना रुके कार्यकर्ता सब चुनाव में लगे थे, तो आज उनका अभिनंदन था, स्वागत था। उनके अनुभव को हम लोग शेयर कर रहे थे और जो कमी रही है उसको और आगे सफल होने के लिए हम लोगों ने चर्चा किया। सर, 5 सीट पे बीजेपी की हार हुई है, उसकी समीक्षा होगी, गहन विचार होगा, क्योंकि लास्ट फेज में हमारा जो सीट हमने खोया है वो एक एक्सीडेंट है। सर, केंद्र में अब सरकार बनने की बात चल रही है, एक बड़ी जिम्मेवारी बिहार के ऊपर आ गई है, खास करके जदयू का साथ होना और एक जिम्मेवारी निभाना एक बड़ी बात आ गई है। तो कितना ये दायित्व बढ़ा है जदयू के ऊपर, क्योंकि वो सहयोगी पार्टी है। देखिए, हम लोग पहले भी साथ साथ काम किए हैं, मिल करके काम किए हैं और बेहतर काम करने का माहौल है, जिम्मेवारी है। हम लोग मिल करके इस काम को करेंगे। सर, एक प्रेशर की भी बात कही जा रही है कि प्रेशर है बीजेपी के ऊपर कि जदयू को अधिक से अधिक सीटें दी जाए, टीडीपी को अधिक से अधिक सीटें जाए, तो ऐसा कुछ महसूस हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी दबाव में राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सहमति और सहयोग से, क्योंकि ये सामूहिक नेतृत्व की पार्टी है। सर, आखिरी सवाल है, बिहार ने जो विकास देखना चाहिए था वो बिहार ने वो विकास नहीं देखा। विकास की गति देखिए बिहार के अंदर जो बढ़ी है, आज आप स्ट्रक्चर के क्षेत्र में देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में देखिए, आज एजुकेशन के क्षेत्र में देखिए कि हमारे बच्चे पलायन करते थे टेक्निकल शिक्षा के लिए, आज हर जिले के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक है, एएनएम कॉलेज, जेएनएम कॉलेज, पारा मेडिकल, आईटीआई, मेडिकल कॉलेज हमारे कई जिले में हो गए। तो ये सारे चीज एक क्षेत्र में बताया, हर घर तक आज बिजली पहुंची है। ये कितना बड़ा परिवर्तन है। ये थे हमारे साथ उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, जो बता रहे हैं कि कैसे आगे का जो बिहार है वो कैसे बेहतर बनेगा, कैसे लोगों तक सुविधाएं पहुंचेगी। कैमरामैन संदीप कुमार के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, पटना। 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए तमाम सांसद दिल्ली पहुंच रहे हैं। कल भी कुछ सांसद दिल्ली पहुंचे थे और आज भी उनके आने का सिलसिला जारी है। पेश है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला की ये रिपोर्ट। 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए तमाम सांसद दिल्ली पहुंच रहे हैं। दिल्ली के T2, T3 टर्मिनल पर ये तमाम सांसद आज आ रहे हैं। ऐसे में कुछ सांसद पिछले रात भी दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन आज भी कई सांसदों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। ऐसे में नए सांसद जो पहली बार चुने गए थे वो भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर रहे अर्जुन मुंडा, वो भी दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि इस बार की एनडीए गवर्नमेंट शानदार काम करेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और एक स्टेबल गवर्नमेंट देश को देखने को मिलेगी। साथ ही साथ पीसी मोहन, जो बैंगलोर से चौथी बार सांसद चुने गए, उन्होंने भी दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचकर मीडिया से बातचीत में बताया कि इस बार भी एनडीए की गवर्नमेंट सफल रहेगी और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने पीछे 2 टेन्योर में काम किया है उसी तरह इस बार भी अच्छे रिजल्ट वो देश को देंगे और एक अच्छी सरकार चलेगी। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज, दिल्ली। और मेरठ से नवनिर्वाचित बीजेपी सांसद अरुण गोविल की जीत के बाद ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी समेत भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने उनके आवास पर जाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान अरुण गोविल ने मेरठ के विकास को अपनी प्राथमिकता बताया। मेरठ के लिए विकास होगा और जो मेरठ की जो रोज़मर्रा की समस्याएं हैं वो टैकल होती रहेंगी दिन रात। मैं मेरठ का ही था, मेरठ का हूँ, मेरठ का ही रहूँगा और जो समस्याएं हैं वो मेरठ में ही बैठकर सुनूंगा।
और आगरा लोकसभा क्षेत्र से 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे एसपी सिंह बघेल ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। एसपी सिंह बघेल से खास बातचीत की हमारे सहयोगी राजेश राज ने। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षाकृत उतनी सफलता नहीं मिल पाई जो सफलता 2019 के चुनाव में मिली थी, लेकिन आगरा लोकसभा क्षेत्र एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे और 2 लाख से भी ज्यादा मतों के अंतर से वो चुनकर दिल्ली पहुंचे हैं। हमारे साथ बघेल साहब मौजूद हैं। बघेल साहब, सबसे पहले तो डीडी न्यूज की तरफ से आपको हार्दिक बधाई। धन्यवाद। मैं आगरा की जनता का, प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, नड्डा जी का, BL संतोष जी का ये धन्यवाद देना चाहूँगा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद उन्होंने मुझे दोबारा टिकट दी। राज्य की योजनाएं और माननीय प्रधानमंत्री जी जब सभा करने आए उसके बाद से आगरा में आमूल-चूल परिवर्तन आया और जीत का कारण बना। बिहार और उत्तर प्रदेश में देखा गया कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा, बहुत क्लोज फाइट देखने को मिला, खास करके पूर्वांचल और बिहार के इलाके में। मुझे लगा कि जो दिल्ली में मैं नहीं रहा और लगभग शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, रोज गया हूँ। शुरू के 4 बार, ये तो शायद 7वां कार्यकाल रहेगा, शुरू के 4 कार्यकाल में मैं 23 रात दिल्ली केवल रुका हूँ, प्रतिदिन गया। तो मैन टू मैन एंड पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट डेमोक्रेसी में बहुत अच्छा होता है। विकास भी का बहुत महत्व है। तो ये मार्जिन के पीछे केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य की योजनाएं, राज्य का लॉ एंड ऑर्डर, इसके अलावा निरंतर संपर्क की वजह से एंटी इनकम्बेंसी नहीं हो पाई। प्रधानमंत्री जी तीसरी बार चुनकर आए हैं और देश की सत्ता पर आसीन होंगे, क्या कहेंगे? हम लोगों ने मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट किया कि उन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में अवसर दिया और इसके अलावा हम उस कालखंड में पैदा हुए हैं जो भारत का स्वर्ण युग है, जिसमें विकास कमाल का हुआ है। दूसरी बात है, प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी के बाद पहली बार उस रिकॉर्ड पर पहुंचे हैं कि जवाहरलाल नेहरू 3 बार अगर प्रधानमंत्री रहे तो मोदी जी कंटिन्यूस हैट्रिक मार रहे हैं। मोदी जी का कार्यकाल के समय मतदाता पढ़ा लिखा है, तमाम सूचना के अधिकार हैं, फेसबुक, और ये ऐसे में कंटिन्यूस हैट्रिक मारना नेहरू जी की हैट्रिक से ये बड़ी हैट्रिक है। चलिए, बहुत शुक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैट्रिक को एसपी सिंह बघेल पंडित जवाहरलाल नेहरू की हैट्रिक से ज्यादा बड़ी हैट्रिक बताते हैं, क्योंकि वो परिस्थितियां और थी और आज की परिस्थितियों में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना बहुत बड़ी बात है। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ दिल्ली से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। 18वीं लोकसभा के गठन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए नवनिर्वाचित सांसदों की व्यापक सूची मुख्य चुनाव आयुक्त आज शाम 4:30 बजे राष्ट्रपति को पेश करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और सभी चुनाव आयुक्त आज शाम 5:30 बजे महात्मा गांधी की समाधि राजघाट भी जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों ने ड्यू कॉन्स्टिट्यूशनल नोटिफिकेशन पर हस्ताक्षर किए। और मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में सभी नवनिर्वाचित शिवसेना सांसदों की बैठक हुई। ये बैठक एकनाथ शिंदे के आधिकारिक आवास वर्षा पर हुई।
तो महाराष्ट्र में भी बैठकों का सिलसिला जारी है। वहीं मुंबई में ही लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में सांसद सुनील तटकरे, मंत्री दिलीप वालसे पाटिल, मंत्री छगन भुजबल, मंत्री हसन मुशर्रफ, मंत्री अदिति तटकरे, रामराज राजे नाइक निबालकर और अन्य नेता शामिल हुए। और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के घर आज नवनिर्वाचित सांसदों की एक अहम बैठक हुई। इस दौरान चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में हुई एनडीए घटक दल की बैठक के प्रमुख बातों पर सांसदों के साथ चर्चा की। बताया जा रहा है कि बैठक के दौरान सरकार में पार्टी की भूमिका को लेकर चर्चा हुई। और बेंगलुरु में एससी निगम फंड घोटाले में कर्नाटक के मंत्री नागेंद्र के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी ने राजभवन चलो मार्च निकाला। इस मार्च में बड़ी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। बीजेपी ने सीएम सिद्धारमैया के इस्तीफे के साथ साथ मंत्रालय का भी इस्तीफा मांगा है। उसके साथ ही राज्यपाल को इस सिलसिले में ज्ञापन भी सौंपा है। इतना बड़ा मुद्दा जो एसटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तरफ से हैदराबाद में 15 से ज्यादा फेक अकाउंट्स निकाल के 100 करोड़ से ज्यादा रुपया उधर ट्रांसफर करके लोकसभा चुनाव के समय में इस पैसा का इस्तेमाल हुआ है। हमको ये कहना है जो पैसा ट्रांसफर हुआ है फेक अकाउंट के थ्रू से काले 3-4 अधिकारी के तरफ से नहीं हो सकता है। मंत्री को भी पूरा जानकारी है नागेंद्र को, और क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया के पास है तो चीफ मिनिस्टर के परमिशन के बिना ये नहीं हो सकता है। इसलिए हम राज्यपाल जी महोदय से आज मिले हैं। हमने रिक्वेस्ट किया है कि मुख्यमंत्री जी के मंत्री जी के साथ मुख्यमंत्री का भी रिजग्नेशन लेना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा मुद्दा कर्नाटक पॉलिटिकल हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ है। इतना बड़ा स्कैम है। इस बीच विपक्ष के इस्तीफे की मांग के बीच में यह खबर है कि कर्नाटक के आरोपी मंत्री नागेंद्र इस्तीफा दे सकते हैं। राज्य के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बताया है कि मंत्री नागेंद्र ने पार्टी और सरकार की गरिमा को बनाए रखने के लिए इस्तीफा देने की पेशकश की है। तो डीके शिवकुमार का कहना है कि नागेंद्र आज इस्तीफा दे सकते हैं। एससी निगम फंड घोटाले में घिरे हैं कर्नाटक के मंत्री नागेंद्र। खबर पश्चिम बंगाल से, जहां कूच बिहार में मतगणना के बाद जमकर हिंसा हुई। हिंसा के दौरान बीजेपी ऑफिस में तोड़फोड़ की गई। इस दौरान कई भाजपा कार्यकर्ता हिंसा का शिकार हो गए। घटना को लेकर पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल को पत्र लिखकर राज्य में चुनाव के बाद हिंसा की घटनाओं का जिक्र किया। तो उन्होंने पत्र लिखकर हिंसा की घटनाओं का जिक्र किया और इसमें टीएमसी की भूमिका का आरोप लगाया है। पत्र में शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल से राज्य के प्रभावित इलाकों का दौरा करने का भी अनुरोध किया है। और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में चुनाव के बाद सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस द्वारा अत्याचार किए जाने के लगातार मामले सामने आ रहे, इस तरह के आरोप सामने आ रहे हैं। मुर्शिदाबाद के रानीनगर पुलिस स्टेशन के मालीबारी नंबर 1 क्षेत्र के मदनपुर, मोरीचा, अमीराबाद गांवों में लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन के 6 समर्थकों के घरों पर कथित तौर पर टीएमसी द्वारा हमला किया गया है। कहा जा रहा है कि इन हमलों में महिलाएं भी प्रभावित हुई हैं। मालीबारी घटना को लेकर पीड़ितों ने कल रानीनगर थाने में लिखित तौर पर शिकायत दर्ज कराई। दूसरी ओर रानीनगर थाना क्षेत्र के 4 बसगरा इलाके में कल रात से वाम कांग्रेस गठबंधन और तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों के बीच झड़प और बम विस्फोट के दौरान दोनों पक्षों के 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। रानीनगर पुलिस रात में मौके पर पहुंची। वाम कांग्रेस गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने भी निष्क्रियता के पुलिस की निष्क्रियता के आरोप लगाए और कार्यकर्ताओं ने भी ये कहा कि पुलिस लगातार निष्क्रिय है और उनके ऊपर ही उल्टा उंगली उठा रही है।
और दिल्ली में जल संकट के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को 137 क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ने का आदेश दिया है। आदेश के मुताबिक हिमाचल को कल से 137 क्यूसेक पानी छोड़ना होगा। दिल्ली के हथनी कुंड बैराज के रास्ते अतिरिक्त पानी छोड़ा जाएगा। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हिमाचल पानी देने को तैयार है, जबकि हरियाणा अभी तक अपना रुख उसने साफ नहीं किया है। जस्टिस विश्वनाथन ने पूछा कि हिमाचल प्रदेश 150 क्यूसेक पानी देने को तैयार है तो हरियाणा को क्या समस्या है। कोर्ट ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो प्रदेश के मुख्य सचिव को निर्देशित किया जाएगा। कोर्ट ने हरियाणा को सहयोग करने को कहा है। अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए दिल्ली सरकार को पानी की बर्बादी न हो यह सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने इसके लिए अपर यमुना रिवर बोर्ड की ओर से दिए गए सुझावों पर अमल करने को भी कहा है। सभी पक्ष इस आदेश पर अमल को लेकर अगले सोमवार तक हलफनामा दाखिल करेंगे। सोमवार को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। समृद्ध इतिहास को समेटे राजस्थान शानदार किलों का गढ़ है। ऐसे कई किले हैं जिनका इतिहास स्वर्णिम